हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MRK स्टडी। देखिए, इस वीडियो में मैं बात करूंगा मैं इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिकी आपका एग्जामिनेशन आने वाला है। ठीक है, लगभग 25 तारीख से है। कोई लोग 25 तारीख से बता रहे हैं, कोई 27 से बता रहे हैं। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो आप सभी को पता होगा कि मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आता हूँ जो आने वाले एग्जाम में होते हैं। ठीक है, ये 7वां नंबर का वीडियो है। 6 वीडियो में बना चुका हूँ, तो वो देख लेना। प्लेलिस्ट में जस्ट इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, सारी वीडियो देख लेना। और हाँ, एक और बात मैं बता दूँ, मैंने कुछ स्पेशल वीडियो बनाई हैं। लगभग होंगी 10 से 12 वीडियो हैं वो स्पेशल, मतलब हर एक एग्ज़ाम के लिए हैं वो। तो वो उसकी भी प्लेलिस्ट में दे दूंगा, वो सारी वीडियो देख लेना। मैं 100% आपसे कह रहा हूँ कि कम से कम 70 से 80% आपको करके आओगे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन उसी से, उन वीडियो से। ठीक है, ये मत देखना कि वो तो किसी दूसरे एग्जामिनेशन के लिए मैंने बनाए हैं। वो अच्छे क्वेश्चन बनाए हैं मैं सेलेक्ट करके। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। तो चलिए सिलेक्टेड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल देखिए, मज़ा आ जाएगा आपको रियली में। तो वीडियो को लाइक कर देना। देखिए, मैं इसका लाइव लेने की कोशिश कर रहा था मैं, लेकिन लाइव हो नहीं पा रहा है। तो एक काम करिए कि जब तक आपका प्रीमियर में चलता है, जैसे लाइव टाइप का चलता है, तो आप आंसर दीजिए इसका सही तरीके से। आपको आता है तो, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं लाइव लेने की कोशिश कर रहा था मैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है, पता नहीं क्यों। और दिक्कत आ रही है, नेटवर्क इशू आ रहा है, पता नहीं क्या आ रहा है। तो बहुत परेशान हूँ मैं भी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखो भाई। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बताएंगे। ठीक है, अगर आ रहा है तो बताएंगे, नहीं आ रहा तो मैं करा रहा हूँ आपको। द फ्रिक्शन ऑफ ए बॉडी इज हाई व्हेन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज। तो कह रहा है द फ्रिक्शन ऑफ बॉडी, और हाई करेंगे। देखिए, इंग्लिश में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, 60 क्वेश्चन आएंगे आपके मैकेनिकल के। ठीक है, मैकेनिक टेक्निकल के 60 क्वेश्चन आएंगे। तो टेक्निकल और नॉन टेक में दोनों कराने वाला हूँ आज आपको। द फ्रिक्शन ऑफ ए बॉडी इज हाई व्हेन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, बताइए। फ्रिक्शन ऑफ ए बॉडी, अगर फ्रिक्शन ऑफ ए बॉडी अगर हाई करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में क्या इफेक्ट होगा? लो होगा, एवरेज होगा, हाई होगा या जीरो होगा? जल्दी से बताइए आंसर। कौन बताएगा भाई? देखिए, आप अगर फ्रिक्शन बॉडी में फ्रिक्शन अगर हाई करोगे, ठीक है, तो ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो भी हाई होगा। अब होगा कैसे? देखिए, एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर म्यू आर होता है, सभी को पता है। फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है, या फिर एक फॉर्मूला आपने देखा होगा, टेन फाई इजकल टू म्यू इजकल टू एफ अपॉन आर। यहाँ से मैंने म्यू का वैल्यू निकाल लिया तो एफ अपॉन आर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं म्यू बढ़ाऊंगा, ठीक है, फ्रिक्शन ऑफ द बॉडी और म्यू बढ़ाऊंगा, देखो ये प्रोपोर्शनल है ना एफ की, तो एफ क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? वो भी बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ निकलती है। याद रखना कि अगर मैं फ्रिक्शन ऑफ द बॉडी, फ्रिक्शन ऑफ बॉडी बढ़ाऊंगा, तो वहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का मान होगा, वैल्यू होगी, वो इंक्रीज होगी, हाई होगी। ठीक है, सी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अच्छे क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आने वाले हैं भाई, मैं सही बता रहा हूँ आपको। आप सभी लोग बस वीडियो को लाइक कर देना। देखो, मेहनत से वीडियो बनाता हूँ भाई, टाइप करता हूँ, ये सब टाइप करे हुए क्वेश्चन है, किसी से उठाए नहीं है। अच्छे से टाइप करे हैं आपके लिए कि आपका थोड़ा सिलेक्शन हो जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इन ए रफ प्लेन मूविंग ऑब्जेक्ट ए फॉरवर्ड डायरेक्शन, फ्रिक्शन एंगल 30, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज। बताइए भाई, इसका आंसर बताइए। न्यूमेरिकल है, करके देखिए। देखो, फाई आपको कितना दे रखा है? फाई आपको 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, 30 डिग्री। म्यू आपको पूछा है, म्यू पूछा है, तो हमें पता होता है कि एफ बराबर क्या होता है? म्यू आर होता है ना। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा? एफ अपॉन आर, सभी को पता है। ठीक है, पता है ना। तो यहाँ ये इसके बराबर में क्या होता है? टेन फाई और होती है। ठीक है, टेन फाई। तो आपको फाई का मान दे, तो टेन फाई इजकल टू कितना हो गया? म्यू हो गया। तो फाई का मान कितना हो गया? टेन 30, को 30 दे रखा है, और म्यू कितना है? ठीक है, म्यू का हमें वैल्यू निकालनी है। तो टेन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3 होता है ना, 1/√3 होता है, और 1/√3 होता है। ठीक है, तो √3 का मान कितना हो जाएगा भाई? आप √3 का मान अगर निकालोगे तो 1.732 होता है। ठीक है, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, तो 1/1.732, और इसका इसमें डिवाइड करोगे तो वो कितना आ जाएगा पता है? 0.577। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। तो डी आंसर इसका होने वाला है। कुछ नहीं करना, 10, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये तीनों ये वाले हैं ना ये। ठीक है, एफ बराबर म्यू आर, म्यू का मान निकालेंगे तो एफ वन आर होता है, और टेन फाइव बराबर टेन फाइव होता है। ठीक है, फ्रिक्शन एंगल 30 डिग्री, और फाइव का मान आपको 30 डिग्री दे रखा है। बस मैंने टेन फाइव इजकल टू म्यू रख दिया है। तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट फ्रिक्शन होता है वो ये होता है म्यू। तो इसका मान पूछा है, समझ में आ गया होगा जहाँ तक है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए। व्हेन ए बॉडी स्लाइड डाउन इन इंक्लाइंड सरफेस, द एक्सेलेरेशन ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय।
देखिए आपके पास कोई बॉडी है, ठीक है, ऐसे करके कोई बॉडी है, मतलब कोई एंगल स्लाइड डाउन, कोई कह रहा है स्लाइड डाउन इंक्लाइंड सरफेस, ये इंक्लाइंड सरफेस, ये वाली सरफेस होती है ना, इसको इंक्लाइंड बोलेंगे। तो कोई बॉडी है भाई इससे, ठीक है, इसका क्या है फोर्स, जैसे एफ बराबर इधर लग रहा है तो म्यू इधर लगेगा, सबको पता है अपोजिट डायरेक्शन में म्यू लगता है फ्रिक्शन, और इसका जो जी होगा ना वो जी नीचे। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी भाई एफ बराबर जी साइन थीटा, ठीक है, जी साइन थीटा हो जाएगा। तो क्या आंसर होगा इसका, एफ बराबर जी साइन थीटा, बी इसका आंसर हो जाएगा। याद कर लेना इसको अच्छी तरीके से, क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तैयार करके जाना, ठीक है। ए बॉडी वेट, देखो मैं ये नहीं कह रहा ये क्वेश्चन आएंगे, मैं ये कह रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि मैंने एग्जामिनेशन देखा था, नया वाला जो मॉडल पेपर है मैं आपको सबको बता दूंगा कैसा मॉडल पेपर है, ठीक है। हो सकेगा तो कल बता दूंगा जब मैं दूसरा वीडियो डालूंगा। मैं भी अभी आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ, देखो मेरी बात सुनो पहले, देखो ध्यान से सुनो। आपका एग्जामिनेशन के लिए ज़्यादा आज कितनी, आज डेट कितनी होगी, ठीक है, तो आपका लगभग 5 से 6 दिन या 7 दिन होंगे लगभग। तो आपको मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको 200 क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा हूँ, बढ़िया से क्वेश्चन जो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए होंगे। तो मैं क्या कराऊंगा, RS खुरमी से वो क्वेश्चन कराऊंगा, RS खुरमी, ठीक है। अब RS खुरमी सभी के पास होगी मुझे मालूम है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ेंगे कौन कौन से क्वेश्चन ये नहीं पता, तो मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन उसमें से करा दूंगा आपको, ठीक है। वो चीज़ हो गई एक क्लियर। बाकी कुछ क्वेश्चन और भी कराता जा रहा हूँ, और आप पिछले वीडियो देख लीजिएगा जो भी मैकेनिकल के हैं, ठीक है। देखिए ए बॉडी वेट 200 न्यूटन प्लेस ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, इफ़ द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.6 देन द नॉर्मल रिएक्शन विल बी। देखिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दे रखा है, देखो डब्ल्यू कितना दे रखा है आपको, डब्ल्यू बराबर 200 दे रखा है, ठीक है, ये देखा डब्ल्यू 200, ठीक है। म्यू बराबर क्या दे रखा है 0.6, और आपको आर पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। देखो सभी को पता होता है, देखो एक बॉडी है, ये ऐसे करके बॉडी रखी हुई है, डब्ल्यू नीचे होता है तो डब्ल्यू बराबर 200 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे खींचूंगा इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या लगेगा, एफ बराबर म्यू आर लगेगा, ठीक है, म्यू आर लगेगा नहीं, ऊपर होती है रिएक्शन, वो होती है आर। तो रिएक्शन पूछ रहा है, तो याद रखना कि नीचे जो डब्ल्यू लगता है उसके बराबर ही डब्ल्यू बराबर रिएक्शन होती है, ठीक है, ये याद रखना। तो डब्ल्यू कितना है, मतलब वेट हमारा 200 है, तो रिएक्शन भी भाई कितनी होगी, 200 होगी, ठीक है। समझ में आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर। समझ में आ गया होगा जहाँ तक है। चलिए सभी का आंसर आपको बताते रहना है, ठीक है। बताइए इसका आंसर, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर सेक्शन 3 सेंटीमीटर वाइड एंड 4 सेंटीमीटर डीप अबाउट एक्स एक्स एक्सिस। तो आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है एक्स एक्स के अबाउट, तो दिया गया रखा है आपको। बताइए भाई, सॉल्व करके बताइए जल्दी से, आपको मिलता है देखिए 10 सेकंड मिलता है, बहुत जल्दी करके बताइए। बताइए बताइए भाई कितना आंसर निकलेगा। अब आपको इसका आंसर आप बता सकते हैं तो ठीक है, तो एग्जामिनेशन में आप बैठने लायक हैं जहाँ तक है, बहुत सरल है। देखो आपको क्या है, एक कोई बॉडी है, ठीक है, एक कोई बॉडी है, एक्स एक्स डायरेक्शन होगी, ये बाई बाई डायरेक्शन होगी, ठीक है, बाई बाई डायरेक्शन होगी। तो आपको जो दे रखा है, ये वाली जो दे रखी है वो हाइट दे रखी है आपको कितनी, 4, ये 4 हो गई, और ये वाली जो दे रखी है वो 3 दे रखी है, ठीक है, ये यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो एक्स एक्स के अबाउट जो होता है, देखो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्स के अबाउट जो होता है वो क्या होता है पता है, BH/12 होता है, ठीक है, याद रखना। तो बी कितना है, ब्रॉड ब्रेथ मतलब कितनी है, चौड़ाई मतलब 3 है, एच कितनी है 4, तो 4 का क्यू करोगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 4 चौक 16 चौक 64 बट्टे 12, ठीक है, बट्टे 12 हो जाएगा। तो 12 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में 4 36 12 48, ठीक है, दिए देखो कैसे। तो यहाँ पे 4 से काटो, देखो 4 12, यहाँ पे 4 1 4 4 6 24, ठीक है, 3 से 3 कट गया तो कितना आएगा 16, 16 सेंटीमीटर की पावर 4। देखिए 16 इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। और इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का जो यूनिट होता है सेंटीमीटर की पावर 4 होता है, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है, इसका भी ये क्वेश्चन हो गया, ये समझ में आ गया होगा जहाँ तक है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स, अगर आई बाई बाई पूछता तो बाई बाई में क्या हो जाता पता है, H/12। तो सभी लोग क्या करेंगे, देखो सभी लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन नंबर 5 का आई बाई बाई के अबाउट निकालेंगे, ठीक है, बाई बाई एक्सिस के अबाउट। अब देखो H/12 मैंने आपको बता दिया है, अब इसका आंसर बताना कि कितना आंसर निकलेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई, इन ऑर्डर टू डबल द
डबल द पीरियोडिक ऑफ ऑस्किलेशन ऑफ पेंडुलम इट्स लेंथ शुड बी। कह रहा है कि अगर डबल कर दें, पीरियोडिक ऑफ ऑस्किलेशन है वो डबल कर दें, तो पेंडुलम की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, क्या इफेक्ट होगा, डबल हो जाएगी या क्वाड्रिप्लेड हो जाएगी या रिड्यूस ऑफ द हाफ हो जाएगी, रिड्यूस ऑफ 1/4 हो जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे टी बराबर क्या होता है, पीरियोडिक टाइम पीरियड का फॉर्मूला टी बराबर 2 पाई अंडर रूट में L/G होता है, सभी पता है। यहाँ पे कह रहा है कि डबल ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या है, टाइम को अगर दोगुना कर दूँ, टाइम को 2 टाइम्स कर दूँ, तो लेंथ होगी उस पर क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टी है ना, टी, वो टी प्रोपोर्शनल किसके होती है पता है, टी अंडर रूट एल के होती है, अंडर रूट एल के होती है, ठीक है। तो टी बराबर अंडर रूट में, अगर देखिए अंडर रूट में अगर मैं रख दूंगा यहाँ पे, टी बराबर कितना दे रखा है आपको, टी बराबर देखो कितना दे रखा है, टी बराबर 2 दे रखा है, 2 रख दिया, ठीक है। और अंडर रूट में एल यहाँ पे है, तो एल का जब मैं वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो रूट हट जाएगा, तो 2 की पावर 2 हो जाएगी, मतलब 4 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वाड्रुप्लेट लिखा हुआ है ना ये, इसका मतलब 4th टाइम होता है, ठीक है। तो एल बराबर मतलब जैसे मैं, और देखो ध्यान से देखो, टी की वैल्यू अगर मैं 2 टाइम्स करता हूँ तो एल की वैल्यू 4 टाइम्स हो जाएगी, मतलब दुगना हो जाएगा, ठीक है, 2 टाइम्स हो जाएगी। तो ये चीज़ याद रखना। अगर मैं टी की वैल्यू अगर 4 गुना कर दूँ तो, ठीक है, सोच के देखो, ठीक है। देखो टी की वैल्यू अगर मैं 4 टाइम्स कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ठीक है। टी की वैल्यू 4 टाइम्स कर दूंगा तो अंडर रूट एल, तो एल का मान निकालूंगा तो 16 हो जाएगी, ठीक है, याद रखना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी याद रखना इसको। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बताइए भाई इसका आंसर। कास्ट आयरन कंटेन्स कार्बन, बताइए कास्ट आयरन में जो कार्बन की कंटेंट मात्रा होती है वो बताइए। इक्वल टू 2%, लेस देन 0.8%, ग्रेटर देन 0.2% एंड लेस देन 2%। देखिए कास्ट आयरन में जो कार्बन की मात्रा होती है वो कितनी होती है, 2% होती है, ग्रेटर देन 2%, ठीक है। और 2% से लो होती है वो किस में होती है, स्टील में, ठीक है। और अगर कार्बन कार्बन अगर तुम बढ़ाओगे तो क्या होगा भाई, बताइए, कोई बता सकता है। तो हार्डनेस होती है ना, हार्डनेस वो बढ़ती है, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट है आपका, स्टील है चाहे लोहा है, उसमें अगर कार्बन की मात्रा बढ़ाते हो तो हार्डनेस इसकी इंक्रीज होती है, ठीक है। डक्टिलिटी होगी वो कम होगी, ये भी आता है, याद होगा ना। तो ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। और कास्ट आयरन, ठीक है, कास्ट आयरन में 2 आयरन बनेगा, 2% से ज़्यादा कार्बन होगी तो आयरन बनेगा, 2% से कम होगी तो स्टील बनेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसका आंसर बताइए। इफ़ द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो इज़ 0 देन इट मीन्स दैट। अगर आपका जैसे दे रखा है, पूछा है कि इफ़ द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो, अब पॉइजन रेशियो का मान अगर वैल्यू 0 हो जाए तो क्या होगा इसमें, इसका मतलब क्या है, द मटेरियल रिजिड होगा, द मटेरियल इज़ परफेक्टली प्लास्टिक, देयर इज़ नो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन द मटेरियल एंड नन ऑफ दिस। देखिए सबसे पहले तो मैं बताऊं, ये पॉइजन रेशियो जो है वो क्या है, म्यू बराबर 1/m होता है, ठीक है। मतलब म्यू से भी डिनोट करते हैं, 1/m से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो 1/3 से लेके टू 1/4 के बीच में होती है। ये एक तीनों क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन आते हैं। अब बात करें पॉइजन रेशियो होता क्या है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, लेटरल स्ट्रेन होता है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। तो लेटरल स्ट्रेन क्या होती है, देखो डेल्टा डी अपॉन डी, ये तो हो गया तुम्हारा लेटरल स्ट्रेन। और लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल, मतलब लंबाई की दिशा में होगी वो डेल्टा एल अपॉन, और चौड़ाई की दिशा में होगी वो डेल्टा डी अपॉन डी होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉइजन रेशियो, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका आंसर होगा देयर इज नो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन द मटेरियल, अगर पॉइजन रेशियो 0 हो जाएगा तो, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए सभी आप लोग हैं, देखो परेशान मत हुआ करो, जैसे मान लो कि गलती से एक आध क्वेश्चन गलत हो जाता है, मैं मानता हूँ, वैसे मैं कोशिश नहीं करूँगा जैसे गलत होने की आप सोच रहे होंगे मैं गलत पढ़ाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगर तुम्हें कन्फ्यूज़न है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, मैं रिप्लाई कर दिया करूँगा उसका, ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी कुछ किताबों में भी गलत दे रखा होता है क्वेश्चन,
और देखो भाई, कंप्यूटर तो है नहीं दिमाग, जहाँ तक है कोशिश होती है अच्छा ही पढ़ाने की होती है, सब लोग अच्छा ही पढ़ाते हैं जहाँ तक है कोशिश होती है। ठीक है, तो कुछ भी अगर पूछना हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ देखिए, कॉइनिंग क्या है? कॉइनिंग इज द ऑपरेशन ऑफ, बताइए, कॉइनिंग इज द ऑपरेशन ऑफ क्या होता है? कोल्ड फॉर्जिंग, हॉट फॉर्जिंग, कोल्ड एक्सट्रूजन, पेस्टिंग। तो कॉइनिंग ऑपरेशन जो होता है वो क्या होता है? यहाँ पे कोल्ड फॉर्जिंग में किया जाता है। ठीक है, कॉइनिंग ऑपरेशन। अब कॉइनिंग का मतलब देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे आपका एल्यूमिनियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम है, देखिए भाई, जैसे एल्यूमिनियम है आपका, ठीक है, तांबा है, तांबा है क्या? ब्रॉन्ज होता है, ठीक है, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज होता है, गोल्ड होता है, गोल्ड, सिल्वर। ये सब कॉइनिंग ऑपरेशन से आपका मतलब क्या होता है, इसमें रूम टेम्परेचर पे फोर्ज किया जाता है, FORGED, रूम टेम्परेचर पर फोर्ज किया जाता है इनको, कॉइनिंग के ऑपरेशन के द्वारा। ठीक है, तो कोल्ड फॉर्जिंग में क्या होता है? रूम टेम्परेचर पे इन मटेरियल्स का फॉर्जिंग किया जाता है, उसको बोलते हैं कॉइनिंग। ठीक है, अगर अब सभी लोग अब बताओगे जो फॉर्जिंग जो होती है, हॉट फॉर्जिंग, वो रूम टेम्परेचर पे तो होगी नहीं। ठीक है, वो हॉट फॉर्जिंग जो होती है रूम टेम्परेचर पे होगी नहीं, तो उस पर हॉट फॉर्जिंग में क्या करते हैं, कोई मटेरियल हार्ड मटेरियल होता है उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, उसके बाद फोर्ज करेंगे उसको। ठीक है, समझ में आ गया होगा जहाँ तक है, देखा होगा अपने लोहार होते हैं वो क्या करते हैं, गर्म करते हैं पहले, उसके बाद फिर हथौड़े से पीटते हैं, तो समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 बताइए, 10 का आंसर बताइए भाई सभी लोग। ठीक है, वीडियो को लाइक करते जाना, जहाँ तक है भाई कोशिश है तो लाइक करते जाना। देखिए, इन गैस वेल्डिंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ फ्लेम यूज वेल्डिंग ब्रास, ब्रॉन्ज एंड गोल्ड, बताइए। यहाँ पे बताइए भी क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है, इन गैस वेल्डिंग में जो ब्रास के लिए यूज़ करी जाएगी, ब्रास, ब्रॉन्ज और गोल्ड के लिए कौन सी फ्लेम यूज़ करी जाएगी, वो आपको बताना है। न्यूट्रल फ्लेम, रिड्यूसिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, या बोथ न्यूट्रल एंड रिड्यूसिंग फ्लेम, बताइए भाई सभी लोग आंसर बताइए जल्दी से, टाइम देखो किसी के पास नहीं है। देखो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होगी, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होगी, इसका जो रेशियो होता है ऑक्सीजन और C2H2, ठीक है, C2, देखिए ऑक्सीजन और C2H2, ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन होगी, C2H2, एसिटिलीन, अब एसिटिलीन का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो C2H2 होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होगी, यहाँ पर जो रेशियो होगा वो 1.5 से लेके 1 होगा। ठीक है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग का मतलब होता है ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, C2H2 कम होगी। न्यूट्रल फ्लेम में क्या होता है, 1:1 होता है, तो सबसे ज़्यादा न्यूट्रल फ्लेम पूछा जाता है। ठीक है, और रिड्यूसिंग फ्लेम में क्या होगा, ऑक्सीजन क्या होगी, वो कम होगी, 1 होगी, 1 से ज़्यादा होगी 1.5 हो जाएगी, तो रिड्यूसिंग फ्लेम में वो हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों फ्लेम आपको पता होनी चाहिए अच्छी तरीके से वेल्डिंग में। देखो मैं आपको बता दूं, मैं कुछ टॉपिक बता दे रहा हूँ आपको, जहाँ तक है मैं करवाऊँगा, देखो जहाँ तक है कल करवाऊँ, 2-3 दिन में करवा दूँगा मैं कुछ टॉपिक बता दूँ, जैसे बियरिंग है, बियरिंग हो गई, ठीक है, तुम्हारा बियरिंग हो गई, कुछ मेटल्स हो गए, मेटल कंपोजिशन हो गया, ठीक है, जैसे ब्रास है, ब्रॉन्ज है, ये सारी चीज़ें होती हैं, क्या कहते हैं, स्टेनलेस स्टील है या हाई कार्बन स्टील है, उसके ये कंपोजिशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, कपलिंग हो गई, कपलिंग हो गई, ठीक है, ये पता होना, इसके क्वेश्चन मैं करवा दूंगा आपको कपलिंग के। ठीक है, और फ्लूइड के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, आप देखो वो मत करना फ्लूइड के, देखो, और इसके बाद देखो ग्राइंडिंग के क्वेश्चन आएंगे, ग्राइंडिंग के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन, ये कुछ टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे क्वेश्चन आपको तैयार कर लो, ये टॉपिक लिख लो, ग्राइंडिंग हो गया और वेल्डिंग हो गया। ठीक है, वेल्डिंग हो गया, और क्या हो सकता है, वेल्डिंग हो गया, ओके। तो ये कुछ टॉपिक हैं, अच्छे अच्छे टॉपिक हैं ये। ठीक है, और भी टॉपिक मैं आपको बता दूंगा कल, जहाँ तक कोशिश लिख लूँगा एक कॉपी में सारे टॉपिक जो आते हैं। ठीक है, और जहाँ तक है कोशिश करना आपके इन टॉपिक को जल्दी से कवर करो, जल्दी जल्दी इसका क्वेश्चन जहाँ तक मिले वहाँ तक कवर, क्योंकि देखो वहाँ पे जो पानी का शिप होता है उसमें वर्क होता है, आपको उसमें रहना पड़ेगा, तो उसके अंदर जो खराबी होती है, कोई दिक्कत होती है तो आपको सही करना पड़ेगा, बियरिंग है तुम्हारे या फिर शाफ्ट है। ठीक है, तो इन चीज़ों से रिलेटेड हो गया, तो वही क्वेश्चन आपको देंगे वो, जहाँ तक का कोशिश है। ठीक है, वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देते हैं, तो प्रोडक्शन से क्वेश्चन ज़्यादा आने वाले हैं, इधर उधर से क्वेश्चन थोड़ा कम आएंगे। चलिए तो देखिए, देखो अब मैं नेक्स्ट देखो क्या कराता हूँ आपको, सभी को आंसर बताना है भाई, ईमानदारी से सभी को आंसर बताना है, मैं बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखो यहाँ पे कह रहा है, यहाँ देखिए सभी लोग आंसर बताएंगे,
क्या आंसर होगा? आउट ऑफ द फिगर विच फिगर विल बेस्ट रिप्रेजेंट रिलेशनशिप अमंग द क्लासेस। देखिए ये क्वेश्चन आने वाले हैं, इसी टाइप के आएंगे, पक्का बता रहा हूँ आपको। तो स्पैरो, बर्ड्स और माइका। माइक MIC लिखा है, माइस लिखा है, चुईया होती है। ठीक है, हिंदी में भी मैं इसलिए लेके आया हूँ कि कुछ लोग नहीं समझते, तो इंग्लिश में पेपर होगा भाई, ठीक है, इंग्लिश हिंदी में नहीं होगा। तो स्पैरो, बर्ड्स और माइक, तो इसमें रिलेशन क्या होगा बताइए? देखो यहाँ पे पक्षी होगा, ठीक है, बर्ड्स होगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, स्पैरो, ठीक है, स्पैरो हो गया, उसके ऊपर होगा बर्ड्स, ये होगा बर्ड्स। स्पैरो बर्ड्स के अंदर आ जाएगी, और जो चुईया होगी ना वो अलग आ जाएगी, तो MICE ये अलग हो जाएगा। तो कौन सा है इसमें से बताइए? इसमें से बी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी वाला आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वेन डायग्राम से। इसका आंसर बताइए। जब मैंने दिया था ना 2018 में शायद, तो इस टाइप के क्वेश्चन है ना, कम से कम 10 क्वेश्चन आए थे इस टाइप के, रियली बता रहा हूँ। ठीक है, तब मैंने तमिलनाडु में दिया था, तमिलनाडु में उसका पेपर दिया था इंडियन कोस्ट गार्ड का। मैं थोड़ा मेडिकल में निकल गया था, मेडिकल में डिस्क्वालीफाई। एक वीडियो डला हुआ है मेडिकल का, पूरा प्लेलिस्ट देखना, प्लेलिस्ट में पूरा मिल जाएगा आपको, सब सारे वीडियो मिल जाएंगे, क्या क्या दिक्कत आती हैं, क्या क्या करना होता है, इसमें सारी चीज़ें उसमें लिख रखी हैं मैंने। ठीक है, सब बता रखा है, मेडिकल कैसे होता है सब कुछ डिटेल में बताया है, देख लेना जाके। प्लेलिस्ट मैं नीचे दे दूंगा, पूरी वीडियो की प्लेलिस्ट, इसके नीचे जो प्लेलिस्ट मिले वो सब देख लेना आप। इसका आंसर बताओ क्या हो सकता है? देखो इसका आंसर बताओ। देखो यहाँ तो ये हो जाएगा इस तरीके से, ये देखो ध्यान से देखना, देखो ये तो हो जाएगा ये वाला, और ये हो जाएगा इस तरीके से। तो कौन से में भाई, और इसका एक ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो डी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन का पैटर्न बता रहा हूँ आपको, इस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। देखो ये मिरर इमेज है। अब देखो इस जहाँ पे लाइन होती है, जैसे ये लाइन ऐसे करके, तो इसका अपोजिट कर देते हैं, इस तरीके से पलट देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि ये वाला जो झंडा है ना, ये वाला फ्लैग है, वो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अरे इधर करोगे तो देखो भाई, किसी में एक तो ये वाला एक इधर फ्लैग हो गया, एक तो ये हो गया, ये दोनों तो कट जाएंगे, ठीक है। और ये वाली जो इस तरीके से है ना, वो इस तरीके से हो जाएगी। तो देखो किस में है, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि इसमें ये वाला ये गलत है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, समझ में आ गया होगा जहाँ तक है। चलिए सभी लोग आंसर बताइए साथ साथ में, ठीक है, कोशिश करिए आंसर बताने की। देखिए इस क्वेश्चन को देखो, व्हाट इज द एंगल ऑफ बिटवीन मिनट एंड आवर एंड 3:56। आपको कह रहा है कि मिनट और घंटे की सुई के बीच जो 3:56 पर क्या कोण बनेगा। मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको तैयार करना आप, ठीक है, अच्छी तरह। देखो यहाँ पे क्या है, 3:56 हो रहे हैं, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है 11/2 मिनट माइनस 30 इंटू आवर। ठीक है, तो 11/2 मिनट कितना हो जाएगा भाई, 56 और 30 इंटू आवर कितना हो जाएगा, 3। 2 से मैं डिवाइड करूँगा इसको, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, और 11 के इसमें गुणा करूँ तो कितना हो जाएगा, 11 अट्ठे 88 हो गया, 8 हो गया, और 11 दूनी 22 है, और 22 और 8 कितना हो गया, 30, 308, और माइनस ये 90 हो गया। तो कितना आएगा भाई, कितना आ जाएगा, 218। ठीक है, ये 218 तो इसमें ऑप्शन में है नहीं, 152 है, 360 है, 142, तो ये क्या निकला है ना, ये एक्सटर्नल एंगल निकला है, एक्सटर्नल एंगल निकला है। ठीक है, अब इंटरनल एंगल निकालने के लिए देखो, एक्सटर्नल का मतलब ये होता है कि 3:56 है, आपकी मिरर देखो 3:56, तो 3 तो ये हो गया यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगी। तो अंदर वाला जो एंगल है ना, वो इंटरनल एंगल हो जाएगा। तो ये वाला जो एंगल मैंने निकाला है वो ये वाला एंगल है, बार वाला। ठीक है, अब मैं इंटरनल वाला एंगल निकालूंगा। इंटरनल वाला एंगल निकालने के लिए 360 में से आपको 218 है ना वो घटा देने हैं, तो 142 आपका आंसर आ जाएगा, 142 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा जहाँ तक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। ठीक है, चलिए यहाँ पे भाई आंसर सभी लोग बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो सकता है। हाउ मैनी एजुकेटेड पीपल आर एम्प्लॉयड। अच्छे लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको, इसी तरीके से आते हैं। ऐसे कितने शिक्षित व्यक्ति हैं जो कार्यरत है। हाउ मैनी एजुकेटेड
पीपल्स आर एम्प्लॉयड, एजुकेटेड होना चाहिए, पीपल्स आर एम्प्लॉयड होना चाहिए। देखो एम्प्लॉयड हो गया और एजुकेटेड हो गया। अब इसके लिए ना वो मना नहीं कर रहा है कि ठीक है ओके, तो क्या हो जाएगा भाई, रूरल के लिए वो मना नहीं कर रहा है, ठीक है, मना नहीं कर रहा है। कितने होने चाहिए, तो देखो 6 होना चाहिए, तो 6 हो गया और 12 हो गया, तो 12 और 6 कितने हो गए, 18, ठीक है, 18 इसका आंसर हो जाएगा। और कोई शक हो किसी को तो पूछ लेना भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तो लिखा नहीं है, यहाँ पे टाइम बता देना कि कितने टाइम पे ये क्वेश्चन है, और कोई दिक्कत हो रही हो, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब मैं आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। देखो मैथ के क्वेश्चन आप देखना, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। देखो इजी क्वेश्चन है पहला, बताइए 5% इज व्हाट परसेंट ऑफ 6%, बताइए भाई। सभी लोग आंसर बताइए सॉल्व करके। देखो लाइव टेस्ट होता तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे मालूम है, तो कोशिश करिए कि मतलब आप बता सकें इस क्वेश्चन का। अभी तो लाइव चल रहा है ना इस टाइम पे, इसीलिए मैं प्रीमियर लगाया हुआ है। देखिए 5% इज द व्हाट परसेंट ऑफ 6%, बताइए। तो देखिए कैसे करेंगे भाई, 5% अपॉन 6% इंटू 100, ठीक है, इस तरीके से करेंगे। तो इससे ये परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा भाई, 500/6। अब इसको डिवाइड करोगे आप तो 83.33% आएगा, ठीक है। तो डी आंसर इसका हो जाएगा। समझ में आएगा, 6 का भाग देना, 6 का भाग देना तो जानते हो ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए। देख 7² + 1 इज व्हाट परसेंट ऑफ इतना, ठीक है, 2³ 3 इंटू 5³ ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो 7² + 1 अपॉन 2³ कितना हो जाएगा, 2³ होता है 8 इंटू 5 कितना 125, तो 7 का स्क्वायर कितना 49। देखिए क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा कितना 8 इंटू 125। तो 25 से काटो, 25 दूनी 50 और 25 पंजे 125, 2 से 2 चौके 8, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे नीचे 1/20 इंटू 100, ठीक है, 20 पंजे 100, 5% इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 5%। तो इसका आंसर 5% होने वाला है। सही किया है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर बताइए। इफ 60% ए इज इक्वल टू ए 30% ऑफ बी, बी इज इक्वल टू 40% ऑफ सी एंड सी x%, देन द वैल्यू ऑफ x। देखो भाई कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे कह रहा है कि ए का 60%, ठीक है, तो मैं करूँगा ए का 60%, ए का 60% बराबर बी का 30%, ठीक है। तो मैं देखो परसेंट से परसेंट काट दूंगा यहाँ पे, बराबर में ये तो, और 30 दूनी 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए बट्टे बी का मान कितना निकल जाएगा, 1/2, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर कह रहा है बी है वो सी का 40% है, तो कैसे करूँगा मैं, सी, ठीक है, 40% है, तो क्या हो जाएगा, बी बट्टे सी करूँगा तो 40/100 हो जाएगा, 0 से 0, 2 दिन 4 2 5 10, तो 2/5 हो जाएगा बी सी, ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो देखो यहाँ पे ए बी और बी सी का देखो ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो, ए बी बी सी जब ऐसे लिखा हो ना तो 1:2 और 2:5 ऐसे करके ए बी सी का निकाल लो। तो मैंने क्या किया, इसका ऐसे करिए गुणा कर था, ऐसे करके ऐसे करके, 2 एकन 2 और 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, तो ए बी सी का मान निकला है ये। तो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि सी बराबर ए का x% क्या होगा। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सी बट्टे ए करके x/100 कर देंगे। तो सी और ए के मान रख दो। देखो सी कितना है, सी है भाई, सी है तुम्हारा 10 और ए है 2, x/100 कर देंगे। तो 2 पंजे 10 हो गया 5, तो x बराबर कितना निकलेगा भाई, 500 निकलेगा, ठीक है। मुझे पता है समझ में नहीं आया होगा मैं, लेकिन कोशिश करना समझने की, ठीक है। बोर्ड नहीं है ये, मैं थोड़ा डिस्प्ले भी करा रहा हूँ, जहाँ तक आप सभी को पता होगा। बोर्ड पे अगर आने करा दूंगा मैं, जहाँ तक अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। चलिए यहाँ क्वेश्चन देखिए, ए इज़
25% more than B and is 40% less than C and 30% more than D, then y what percent of A will be D। देखिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लिए हैं मैंने। देखो ये कह रहा है कि A B से 25% अधिक है, तो यहाँ पे देखो कैसे करते हैं, A B से 25% इंक्रीज़ है तो B को 100 मान लेते हैं और ये 125 हो गया, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, B C से 40% कम है, तो B C से 40%, C हो गया 100%, B हो गया कितना 60, 60% कम है। उसके बाद कह रहा है यदि C D से 30% कम है, C D से 30% कम है, ये हो गया, ये हो जाएगा 70, 30% अधिक है तो 130 हो जाएगा, ठीक है, 130 हो जाएगा। बस पहले इसको काट लो, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, तो ए बी का रेशियो 5:4 आ गया, ठीक है। बी सी 0 से 0 काटा, 2 3 6 और 2 पंजे 10, तो बी सी का रेशियो 3:5 आ गया और 0 से 0 ये 13:10 आ गया, इतना आ गया सी डी का। अब इसको करते कैसे हैं, सबसे पहले आपको देखो क्या करना है, ए बी सी डी का मान लिखना है, ए बी सी डी ऐसे लिखना है। ए कितना है 5, बी कितना है 4, बी कितना है 3 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 13 और यहाँ पे 10, बस नीचे लाइन कर दो। देखो जो खाली जगह है वो सब जानते होंगे, 4 4, ये 5, ये 3 13 और ये 13। पूछा क्या है आपको, पूछा ए डी से कितना परसेंट कम है, तो देखो 5 ए का जो वैल्यू है वो ए का वैल्यू निकलेगा 205, इसका गुणा कर लोगे तो 205 निकलेगा और डी का वैल्यू कितना निकलेगा 200 निकलेगा। अब कितना परसेंट कम है, देखो कितना परसेंट कम है, 5 है ना कम, तो 5 बट्टे कितने 200 से और गुणा 100 जी कर देंगे और आंसर कितना आ जाएगा भाई 2.5 आ जाएगा। कोशिश तो कर रहा हूँ मैं आपको बताने की, देखो आप समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते, और न्यूमेरिकल मुझे लग रहा है कि आपको बोर्ड पे कराने पड़ेंगे जहाँ तक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप इस टाइप के सवाल हैं वो देख लेना, ठीक है। बस मैंने करा दिए, इस टाइप के सवाल आएंगे। बाकी देखो इसका आंसर सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, सभी लोग आंसर देना कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, सभी लोग बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे, ठीक है, सभी लोग बताएंगे ध्यान से। बाकी आपको क्या करना है, लास्ट में चैनल को कर लेना सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, एम आर की स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ।